नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम बाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र और उसके साथ ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख अंग जिनका नाम था मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसके साथ ही हमने तंत्रिका कोशिका और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिकाओं के प्रकार, अर्थात तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहले हम एक ही लाइन लिखेंगे, तंत्रिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहली है संवेदी तंत्रिकाएं, और दूसरी है प्रेरक तंत्रिकाएं। देखिए, तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, पहली संवेदी तंत्रिकाएं और दूसरी प्रेरक तंत्रिकाएं। हम पढ़ेंगे कि संवेदी तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है और प्रेरक तंत्रिकाएं क्या होती है। तो हम सबसे पहले एक नंबर डालते हैं और लिखते हैं संवेदी तंत्रिकाएं। देखिए, संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, संवेदी अर्थात जो सूचनाओं को लेकर संवेदी अंग से लेकर कहां जाएगी? मेरुरज्जु के पास में जाएगी। कहां लेकर जाएगी? मेरुरज्जु के पास में लेकर जाएगी। क्या कहलाएगी? संवेदी तंत्रिकाएं। और मेरुरज्जु किस तंत्रिका तंत्र के भाग में सम्मिलित है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो यहाँ पर हम सम्मिलित रूप से ये लिख देंगे कि ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है। देखिए, लिखते हैं ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है। ठीक है। दूसरी जो तंत्रिका है अपनी, उसका नाम है प्रेरक तंत्रिकाएं। और ये प्रेरक तंत्रिकाएं क्या होती है? देखिए, ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचनाओं
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंगों तक लाती है। प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती है। देखिए, तंत्रिकाओं के प्रकारों की बात करें तो तंत्रिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला संवेदी तंत्रिकाएं, दूसरा प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती है? ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती है। और इनसे जो सूचनाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जाती है, उन सूचनाओं को हम संवेदनाएं भी कह सकते हैं। बात करते हैं प्रेरक तंत्रिकाओं की, तो ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंगों तक लाती है, क्या कहलाती है? प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती है। और इनके द्वारा जो सूचनाएं आती है उन्हें हम विद्युत आवेग कह सकते हैं। आगे बात समझ में, ये तंत्रिकाओं का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए, आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये जो चित्र आपके सामने है प्रतिवर्ती चाप का चित्र दिख रहा है। और ये जो इसमें क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है? प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए, ये जो आपके सामने इस चित्र में सबसे ऊपर ही ऊपर ये जो संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना को कहा जाता है मेरुरज्जु। अर्थात मेरुरज्जु जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियमन करता है। आपको मैंने मेरुरज्जु में भी लिखाया था कि जो मेरुरज्जु होता है उनका प्रमुख कार्य यही है कि वे प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन करते हैं। अब देखिए, यहां से मेरुरज्जु, देखिए इस प्रकार से, यहां से ये किसी भी, हमारा हाथ है मान लो, ये हाथ गर्म वस्तु को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करते ही हमें देखिए त्वचा में ग्राही अर्थात उष्मा मिली और उष्मा से हमें क्या हुआ? दर्द का अनुभव होता है। किसका अनुभव हुआ? दर्द का अनुभव हुआ। तो यहां से सूचनाएं इस प्रकार से, देखिए सूचनाएं जा रही है किसके माध्यम से? संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से सूचनाएं कहां पहुंच रही है? ये देखिए इस प्रकार से ये सूचनाएं आगे आ रही है और किसको मिल रही है? मेरुरज्जु को प्राप्त हो रही है। यहां से मेरुरज्जु सूचनाओं को लेकर कहां पहुंचा रहा है? मस्तिष्क के पास संदेश पहुंचा रहा है। मतलब सूचनाएं सबसे पहले किसके पास जाएगी? संवेदी अंगों से प्रेरक संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु को सूचना पहुंचती है और मेरुरज्जु उन सूचनाओं को किसको पहुंचाता है? मस्तिष्क को पहुंचाता है। और मस्तिष्क पुनः उन सूचनाओं को लेकर, मस्तिष्क से प्राप्त सूचनाओं को लेकर वापस तंत्रिकाएं आती है और किसके पास आती है? मेरुरज्जु के पास में आती है। और मेरुरज्जु इन सूचनाओं को पुनः प्रसारित करता है, किसको? प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को। जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती है उनको वापस ये सूचनाएं प्रसारित करता है। और सूचनाएं इस प्रकार से, देखिए ये इस प्रकार से सूचनाएं वापस अंगों तक पहुंचती है। और भुज पेशी के द्वारा, अर्थात अंगों के अंदर जो पेशियां होती है, वे पेशियां, मैंने आपको लिखाया था पहला स्टेटमेंट अपना यही था पाठ में, पिछले वीडियो में, कि हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और पेशीय ऊतकों द्वारा किया जाता है। अर्थात आदेश नियंत्रण का कार्य तो मस्तिष्क करता है, जबकि समन्वय का कार्य पेशीय ऊतकों द्वारा किया जाता है। तो जब तंत्रिकाएं सूचना लेकर आई तो मस्तिष्क से आदेश मिला कि हाथ को वहां से हटा लिया जाए। तो देखिए, जब हाथ को हटाने के लिए कहा गया तो यहाँ से जो भुज पेशियां होती है, मतलब हाथ की जो पेशियां हैं, वे पेशियां कार्य करेगी और हाथ को वापस खींचने का कार्य करती है। तो देखिए, ये पूरी प्रतिवर्ती क्रिया आपको मैंने समझा दी है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या कहलाती है? संवेदी अंगों से प्राप्त संवेदनाओं को या सूचनाओं को मेरुरज्जु तक पहुंचाना और मेरुरज्जु से या मस्तिष्क से प्राप्त आवेगों को पुनः संवेदी अंगों तक पहुंचाने की क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अर्थात जो भी संवेदना हमें मिलती है उस संवेदना के विपरीत क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। देखिए, यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, संवेदनाओं
संवेदनाओं के विपरीत होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। सामान्य शब्दों में हम परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि संवेदनाओं के विपरीत जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और चित्र में लिखा हुआ है प्रतिवर्ती चाप, तो ध्यान देना कि इस प्रतिवर्ती क्रिया का जो ये मार्ग है, इस मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा लिखते हैं। तो टॉपिक रहेगा अपना प्रतिवर्ती क्रिया। अपना अगला टॉपिक क्या रहेगा? प्रतिवर्ती क्रिया। तो हम इसके दौरान हम लिखते हैं यदि हम किसी गर्म वस्तु को स्पर्श कर लेते हैं तो झट से अपना हाथ वापस खींच लेते हैं। अपना हाथ वापस खींच लेते हैं। अतः यह क्रिया ही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अर्थात यदि हम सही मायनों में इसकी परिभाषा लिखें तो वो परिभाषा अलग होगी। और वो क्या होगी कि संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को मेरु रज्जु तक पहुंचाने व मस्तिष्क से प्राप्त आवेगों को संवेदी अंगों तक पहुंचाने की क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तथा क्रिया के इस मार्ग को ही
प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखिए, संवेदी अंगों से सूचनाओं को मेरुरज्जु तक पहुंचाने व मस्तिष्क से प्राप्त विद्युत आवेगों को संवेदी अंगों तक पहुंचाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तथा इस क्रिया में जो मार्ग काम में लिया जाता है उस मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। लेकिन एक बात आपको विशेष याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी प्रतिवर्ती क्रिया को संपन्न होने के लिए उसके शरीर में तंत्रिकाओं का एक विशिष्ट जाल होना आवश्यक है, अर्थात तंत्रिकाओं का एक जटिल जाल होना आवश्यक है। यदि हम बात करें प्रतिवर्ती क्रिया में, तो हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए एक तंत्रिकाओं का जाल होता है। किसका जाल होता है? तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। उस जाल के माध्यम से हमें तंत्रिकाएं तुरंत प्रभाव से सूचनाएं संवेदी अंगों तक और मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। देखिए, और वो जाल कैसा होता है? देखिए, जैसा कि आपको बता देते हैं, यहां पर आपके सामने देखिए, ये तंत्रिकाओं का एक जो आपको जाल दिख रहा है, इस जाल के अंदर देखिए, सबसे पहले तो ये ब्रेन जो लिखा हुआ है, मस्तिष्क में भी तंत्रिकाएं पाई जाती है। मस्तिष्क भी एक ऐसा भाग होता है जो तंत्रिकाओं से निर्मित होता है, अर्थात तंत्रिकाओं के बिना मस्तिष्क काम ही नहीं करेगा। तो देखिए, अपने शरीर में इस प्रकार से लाखों, सैकड़ों, करोड़ों तंत्रिकाएं संचालित रहती है और प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियमन करती है। तो देखिए, ये जो तंत्रिकाएं आपको दिख रही है, ये जो शरीर की पूरा सिस्टम दिख रहा है, इस सिस्टम को ही हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या नाम देते हैं इसको? तंत्रिका तंत्र नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, यहां से आपको एक बात विशेष रूप से याद रखनी है, स्टार लगा देता हूं मैं, कि प्रतिवर्ती क्रिया के संपन्न होने के लिए संपूर्ण शरीर में तंत्रिकाओं का जटिल जाल होना आवश्यक है। देखिए, कई बार हम देखते हैं कई जीव जंतुओं को जब हम हल्का सा कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अर्थात कोई नुकीली वस्तु, जब छोटी से छोटी नुकीली वस्तु किसी जानवर को या कोई बड़े पशु को हम चुभाएंगे तो उसे महसूस नहीं होगा, वो प्रतिक्रिया ही नहीं देगा। कारण क्या है कि कई जंतुओं में तंत्रिकाएं कम विकसित होती है, अर्थात तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिकाएं होती है वे कम क्षेत्र में ही विकसित रहती है, इसलिए उनको जो सूचनाएं हैं, संवेदी अंगों सूचनाएं प्राप्त ही नहीं हो पाती। जब हम कोई बड़ी वस्तु या कोई नुकीली वस्तु जो उनको अधिक नुकसान पहुंचाए, उसी वस्तु से उनको पता चलता है कि हमारे जो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया या संवेदनाएं हमें मिल रही है। इसलिए हम देखते हैं कि कई पशुओं को ये पता ही नहीं चलता है कि हमें वो संवेदना भी दी जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर तंत्रिकाओं की कमी है। हमारे शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के प्रत्येक भाग में पूर्ण रूप से फैली हुई है, इसलिए हमें कुछ भी हल्का सा भी जब अनुभव होता है तो हमें हवा का भी आभास हो जाता है। किसके कारण से? तंत्रिका के माध्यम से। हम देखते हैं कि हम जब किसी मीठी या नमकीन वस्तु को जब जीवा पर रखते हैं तो जीवा की स्पर्श से हमें उसका स्वाद पता लग जाता है। ये काम भी कौन करता है? तंत्रिकाएं। तो जीवा पर भी तंत्रिकाएं हैं। इसके अलावा हम जब किसी वस्तु को सूंघते हैं तो नासिका के द्वारा हमें इसके गंध पता लग जाती है। ये भी किसके कारण से संभव है?
तंत्रिकाओं के माध्यम से ही संभव है। आंखों के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना लेते हैं और वो प्रतिबिंब हमारे दिमाग में छप जाता है। ये क्रिया भी किसके द्वारा संपन्न हो रही है? तंत्रिकाओं के द्वारा संपन्न हो रही है। अर्थात जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनको संपन्न होने में या संचालन के लिए किसका होना आवश्यक है? तंत्रिकाओं का होना आवश्यक है। तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो अगला टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा पादपों में समन्वय। अगला टॉपिक क्या रहेगा? पादपों में समन्वय। अगला टॉपिक रहेगा अपना पादपों में समन्वय। देखिए जैसा कि जीवों में जो नियंत्रण और समन्वय होता है, क्या पादपों में भी होता है? तो हम देखते हैं कि पादपों में भी समन्वय और नियंत्रण होता है। तो होता है तो क्या हमें सोचना चाहिए कि उनके अंदर क्या तंत्रिका तंत्र पाया जाता है या फिर उनके अंदर पेशीय ऊतक पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशीय ऊतक या पेशियां पाई जाती है। जबकि पादपों में होता क्या है? उनमें होती है वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि। और वृद्धि के कारण ही वे समन्वय स्थापित करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें जड़ें हमेशा धरती के अंदर गहराई तक जाती है, जबकि उसकी पत्तियां ऊंचाई की तरफ अर्थात सूर्य के प्रकाश की तरफ वृद्धि करती है। ऐसा कई बार हमने देखा होगा कि जब तूफान में या आंधी में कोई पेड़ नीचे गिर जाता है परंतु उसकी जड़ें नहीं उखड़ती है, तो हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात वह पेड़ वापस सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। उसका तना बिल्कुल धरती के समानांतर रहता है, लेकिन वो पेड़ सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है अर्थात ऊपर की तरफ हो जाता है और जड़ें उसकी जमीन की तरफ ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है। ये इसी से हमें पता चलता है कि पादप भी समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं, परंतु वे करते किसके माध्यम से है? वृद्धि के माध्यम से भी करते हैं और बिना वृद्धि के भी करते हैं। अर्थात दो प्रकार की गतियां पादपों में पाई जाती है। तो आइए हम यहाँ से पादपों में समन्वय को शुरू करते हैं। देखिए तो अपना अगला टॉपिक जो रहेगा वो अगला टॉपिक रहेगा अपने पादपों में समन्वय। और इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कि पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, न तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और ना ही पेशियां पाई जाती है। पेशियां पाई जाती है, जबकि पादपों में इसके लिए गतियां होती है। क्या होती है? गतियां होती है। और ये गतियां कितने प्रकार की होती है? तो देखिए आगे हम लिखते हैं कि ये गतियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है गतियां? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहली होती है वृद्धि आश्रित गति। पहली होती है वृद्धि आश्रित गति और दूसरी होती है वृद्धि रहित गति। कौन सी गति? वृद्धि रहित गति। तो देखिए पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही उसके अंदर पेशियां पाई जाती है, जबकि पादपों में नियंत्रण और समन्वय के लिए
क्या होती है? गतियां होती है। और गतियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो वृद्धि आश्रित गति और दूसरी वृद्धि रहित गति। अब देखिए, वृद्धि आश्रित गति क्या होता है? अर्थात वृद्धि के साथ में गति करना, मतलब उसकी गति, पादपों की गति यदि वृद्धि पर आश्रित है, वृद्धि पर निर्भर करती है, तो ऐसी गति वृद्धि आश्रित गति कहलाती है। जबकि कुछ गतियां पादपों में ऐसी होती है जो वृद्धि रहित होती है, उन गतियों को हम वृद्धि रहित गति कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक डालते हैं। पादपों में समन्वय का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वृद्धि आश्रित गति। वृद्धि आश्रित गति। और जो वृद्धि आश्रित गति क्या होती है? देखिए, वृद्धि आश्रित गति की बात कर सकते हैं तो हम लिखते हैं, हम सामान्यतः, फर्स्ट पॉइंट डाल देता हूं मैं इसको, हम सामान्यतः देखते हैं कि, हम सामान्यतः देखते हैं कि पादप वृद्धि के रूप में, वृद्धि के रूप में, वृद्धि के रूप में गति करते हैं। जैसे, किसके रूप में गति करते हैं? वृद्धि के रूप में गति करते हैं। जैसे, जैसे मटर के पौधे, मटर के पौधे किसी दूसरे पादप, किसी दूसरे पादप या बाड़ के सहारे, बाड़ के सहारे प्रतान की सहायता से, प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते हैं। जबकि इसी प्रकार हम देखते हैं, इसी प्रकार सेम, लौकी, करेला, तुरई जैसे लता युक्त पादप भी प्रतान की सहायता से, प्रतान की सहायता से गति करते हैं, गति करते हैं। और हम देखते हैं कि प्रतान का वह भाग, प्रतान का वह भाग जो वस्तु से
दूर होता है वह तीव्र गति करते हुए वृद्धि करता है तथा पास वाला भाग धीरे वृद्धि करता है। धीरे वृद्धि करता है। आगे बात समझ में। तो जो मटर के पौधे होते हैं वे प्रकांड की सहायता से या तो दूसरे पादप के ऊपर या फिर बाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। इसी प्रकार से लौकी, तुरई, करेला आदि, खीरा आदि ऐसे कई पादप होते हैं जो प्रतान की सहायता से गति करते हैं और वृद्धि करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जिस वस्तु के ऊपर वे चढ़ते हैं उस वस्तु से प्रतान का वह भाग अधिक वृद्धि करेगा जो वस्तु से अधिक दूरी पर है, तो वो जल्दी वृद्धि करता है और उस वस्तु से लिपट जाता है और लिपट के फिर पादप को वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। और हम देखते हैं कि प्रतान का जो भाग नजदीक होता है वह कम वृद्धि करता है जबकि दूर वाला भाग अधिक वृद्धि करता है। इसके अन्य उदाहरणों की हम बात करें तो अन्य उदाहरणों में हम ले सकते हैं जैसे कि जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन। तो देखिए आगे हम अन्य उदाहरणों में सबसे पहले बात करते हैं जलानुवर्तन की। जो पहला उदाहरण है वो लेते हैं हम जलानुवर्तन। क्या लेते हैं? जलानुवर्तन। तो देखिए जलानुवर्तन के दौरान हम देखते हैं कि पादप की जड़ें हमेशा उसी दिशा में वृद्धि करती है जिस दिशा में उसे जल की मात्रा की आपूर्ति होती है। तो चित्र में आपको दिख रहा होगा कि एक पादप है जो मिट्टी में है और एक तरफ हम कीप के माध्यम से मिट्टी में जल प्रवाहित कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहां से इस पादप की देखो ये जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ अर्थात जल की दिशा में वृद्धि करने लग जाती है और दूसरी तरफ वृद्धि रुक जाती है। यहाँ आके वृद्धि रुक जाती है जबकि दूसरी तरफ वृद्धि बढ़ जाती है। इससे हमें पता चलता है कि पादप की जड़ें हमेशा जल की दिशा में वृद्धि करती है और जल की दिशा में वृद्धि करने के कारण इस घटना को नाम दिया गया है जलानुवर्तन। क्या नाम दिया गया है? जलानुवर्तन। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हो, मैं मौखिक आपको बता देता हूं कि हम देखते हैं कि पादप की जड़ें जल की दिशा में वृद्धि करती है। किसकी दिशा में वृद्धि करती है? जल की दिशा में वृद्धि करती है, जिस घटना को हम जलानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं। और जलानुवर्तन के दौरान हम देखते हैं कि पादप की जड़ें जल की दिशा में ही वृद्धि करती है। यही कारण है कि मरुस्थल में जो पादप पाए जाते हैं उन पादपों की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पादपों की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है। क्यों? क्योंकि मरुस्थल में जो जल का स्तर है वो काफी नीचे होता है, इसीलिए मरुस्थल में पादपों की जड़ें अंदर तक गहराई तक जाती है और काफी लंबी वृद्धि करती है। साथ ही हम देखते हैं कि जो जलीय क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में जो पादप होते हैं उनकी जड़ें अधिक लंबाई तक, गहराई तक नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि जल की आपूर्ति उन्हें स्थल पर ही हो जाती है। इस कारण से उनकी जड़ें धरती में गहराई तक नहीं जाती है और वे हल्के से तूफान में भी गिर पड़ते हैं। आगे चलते हैं। जलानुवर्तन के पश्चात अगला टॉपिक रहेगा अपना प्रकाशानुवर्तन, अर्थात दूसरा उदाहरण रहेगा प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन देखिए इस घटना के लिए हमने एक प्रयोग किया, एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में हमने सेम का एक पौधा लिया। सेम क्या जानते हो क्या होती है? सेम एक फलीदार पौधा है जो लता युक्त पौधा है। इसको हम जब किसी फ्लास्क में लगाते हैं, फ्लास्क में पानी डाल दिया, उसके अंदर हम पौधे को डालते हैं, जड़ वाला भाग फ्लास्क में रहता है और हम देखते हैं, हम उसके ऊपर एक कागज का गत्ता लेते हैं और इस प्रकार से चित्र में आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार से हम उसको ऊपर से नीचे तक बिल्कुल पूरा
ढक देते हैं और केवल एक ही हिस्सा खुला रखते हैं जो जहां से खिड़की से सूर्य का प्रकाश प्रवाहित होता रहे। ये देखिए केवल यही हिस्सा आपको खुला रखना है और इस खुले हिस्से से हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश आ रहा है। कुछ दिनों पश्चात हम देखते हैं कि ये पौधा, इसकी जो पत्तियां है, इसका मतलब पौधे का जो अग्रभाग है अर्थात प्रतान है, वो प्रतान सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ जाती है, ऊपर जाने के बजाय साइड में बगल में मुड़ जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो पादप है, पादप के जो पत्तियों वाला भाग होता है अर्थात जो प्ररोह भाग होता है, अग्रभाग होता है, वो अग्रभाग हमेशा प्रकाश की दिशा में ही गति करता है। कौन सी दिशा में गति करता है? प्रकाश की दिशा में गति करता है, जबकि जो इसकी जड़ें होती है वे प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है। यहाँ पर देखिए ये जो जड़ें हैं, जड़ें हमेशा देखो इस तरफ वृद्धि कर रही है, प्रकाश के विपरीत गति करती है जड़ें, जबकि पत्तियां हैं, ये पत्तियां प्रकाश के अनुदिश गति करती है, प्रकाश के अनुदिश गति करती है। आगे बात समझ में? तो प्रकाश अनुवर्तन से क्या समझे? जब किसी पौधे को हम इस प्रकार रखते हैं कि उसे केवल एक तरफ से ही प्रकाश प्राप्त हो, तो हम देखते हैं कि वह पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, अर्थात उसकी पत्तियां प्रकाश की दिशा में मुड़ जाती है, जबकि उसकी जड़ें प्रकाश के विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। चित्र में आपको साफ दिख रहा होगा, खिड़की से प्रकाश आ रहा है और देखिए यहाँ से ये जो पादप की जो पत्तियां हैं ये सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ गई है और यहाँ से जो जड़ें हैं वो प्रकाश के विपरीत दिशा में मुड़ गई है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो तीसरी घटना आपके सामने दिख रही है, उस तीसरी घटना का नाम है गुरुत्वानुवर्तन। क्या नाम है? गुरुत्वानुवर्तन। देखिए गुरुत्वानुवर्तन अर्थात ऐसी स्थिति में हमने एक गमले वाला पौधा लिया और हमने उस गमले में नीचे की तरफ अर्थात जड़ की तरफ हमने एक छोटा सा छेद कर दिया और जब कुछ दिनों पश्चात हमने देखा तो इस पौधे को जब ऐसे हमने आड़ा मतलब धरती के समानांतर इसको रखा तो हमने देखा कि इसका जो तना है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ गया, अर्थात पत्तियों वाला भाग तो सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ गया, जबकि जड़ें धरती की दिशा में अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में नीचे की तरफ मुड़ गई है। इस घटना से हमें पता चलता है कि ये घटना किसको प्रदर्शित कर रही है? गुरुत्वानुवर्तन को प्रदर्शित कर रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, अर्थात जो पौधा है, पादप की पत्तियां गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में, किसके विपरीत? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति कर रही है। इस कारण से इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं, जबकि जो जड़ें हैं ये जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती दर्शा रही है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति। देखिए जड़ें तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति दर्शा रही है, जबकि पत्तियां गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में गति दर्शा रही है, जिसे हम ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जबकि जड़ों की जो दिशा है उसे हम जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है कि जब हम किसी गमले युक्त पौधे को पृथ्वी के समानांतर रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके तने वाला भाग अर्थात उसका अग्रभाग प्रकाश की दिशा में अर्थात गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, जबकि उसकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में मुड़ जाती है। इस घटना को हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। पत्तियों का मुड़ना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जबकि जड़ों का मुड़ना धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहलाता है। ये तीनों घटनाएं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक रहेगा अपना, देखिए नेक्स्ट दूसरी गति के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरी गति है वृद्धि रहित गति। कौन सी गति? वृद्धि
रहित गति। कौन सी गति की बात करेंगे हम? वृद्धि रहित गति की बात करते हैं। और इस वृद्धि रहित गति से पहले हम एक काम करते हैं, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। देखिए एक टॉपिक रह गया, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वानुवर्तन हो गया। हमने एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए पादपों में समन्वय में हमने पढ़ा कि इसमें ना तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ना ही पेशियां पाई जाती है, जबकि इसमें पादपों में क्या होती है? गतियां। कितने प्रकार की गतियां होती है? 2 प्रकार की गतियां होती है, वृद्धि आश्रित गति और वृद्धि रहित गति। हमने पढ़ा कि वृद्धि आश्रित गति हम देखते हैं कि पादप हमेशा प्रकाश की दिशा में गति करते हैं और जड़ हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है। और गति करने के लिए जो लता युक्त पौधे हैं वे प्रतान की सहायता लेते हैं, अर्थात वे किसी वस्तु से लिपट जाते हैं और लिपट कर उसके सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। हम देखते हैं कि प्रतान हमेशा दूर वाली प्रतान अधिक तीव्र गति करती है, जबकि पास वाली प्रतान कम वेग से गति करती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि जलानुवर्तन कैसे होता है, अर्थात जड़ें, पादप की जड़ें हमेशा जल की दिशा में गति करती है, इसलिए इसे जलानुवर्तन कहते हैं। और पादप, जब हम किसी पादप को सूर्य के प्रकाश की स्थिति में रखते हैं तो पादप की पत्तियां हमेशा सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति करती है और जड़ें हमेशा सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है, जिसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा गुरुत्वानुवर्तन, अर्थात पादप की जो पत्तियां होती है अर्थात तना होता है वो प्रकाश की दिशा में गति करता है, जबकि जो जड़ें होती है वे गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करती है, इसलिए इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। पत्तियों का मुड़ना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहलाता है, जबकि जड़ों का मुड़ना धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहलाता है। और हम इसके आगे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पादप कई हार्मोन वृद्धि, विकास तथा समन्वय देखिए हम देखते हैं कि पादप कई हार्मोन वृद्धि, विकास तथा समन्वय के लिए स्रावित करते हैं, जिनमें पहला हार्मोन है प्रमुख हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। और ऑक्सिन हार्मोन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये ऑक्सिन हार्मोन है ये पादप के अग्रभाग में होता है, अर्थात प्ररोह भाग में पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, यह हार्मोन पादप के प्ररोह भाग में पाया जाता है। अब ये प्ररोह भाग क्या होता है? तो जो पत्तियों वाला भाग होता है उसे हम प्ररोह भाग कहते हैं, तथा पादप को प्रकाश की दिशा में वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। देखिए ऑक्सिन हार्मोन एक वृद्धि हार्मोन है जो पादप के प्ररोह भाग में पाया जाता है, अर्थात पत्तियों वाले भाग में पाया जाता है तथा पादप को प्रकाश की दिशा में वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। दूसरा जो हार्मोन हम पढ़ेंगे उसका नाम है जिब्बेरेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जिब्बेरेलिन।
जिबेरेलिन हार्मोन। देखिए, जिस प्रकार से ऑक्सिन हार्मोन पादप के प्ररोह भाग में पाया जाता है, उसी प्रकार से जो जिबेरेलिन हार्मोन है ये पादप के तने में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तने में। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे, यह भी एक वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन है जो पादप के तने में वृद्धि प्रदान करता है। और जो तीसरा हार्मोन है वो तीसरा हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन। तीसरे हार्मोन का नाम हो जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो क्या काम आता है। तो देखिए, यह हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब जब कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तो ये कहाँ पाया जाएगा? जिस भाग में कोशिका विभाजन तीव्रता से होगा। जिस भाग में कोशिका विभाजन तीव्रता से होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए यह उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जिनमें कोशिका विभाजन तीव्र हो, जैसे बीज तथा फल आदि। आगे बात समझ में? तो देखो, 3 प्रकार के हार्मोनों के बारे में हमने पढ़ा। ऑक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन पादप के प्ररोह भाग में पाया जाता है तथा यह पादप को प्रकाश की दिशा में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि जिबरेलिन हार्मोन भी एक वृद्धि हार्मोन है और यह कहाँ पाया जाता है? पादप के तने में वृद्धि प्रदान करता है। किसमें वृद्धि प्रदान करता है? तने में वृद्धि प्रदान करता है। जबकि साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र हो। और कहाँ पाया जाता है ज्यादा? बीजों में और फलों में। देखिए, ये आपके वृद्धि आश्रित गति का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है वृद्धि रहित गति। कैसी गति? वृद्धि रहित गति। अब ये वृद्धि रहित गति क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो वृद्धि के साथ साथ वृद्धि की गति तो दर्शाते हैं, लेकिन स्पर्श करने पर भी वे अलग प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट उदाहरण हम लेते हैं छुई मुई का। किसका उदाहरण लेते हैं? छुई मुई का उदाहरण हम ले सकते हैं। और हम देखते हैं कि छुई मुई की जब पत्तियों को हम स्पर्श करते हैं तो जो स्पर्श वाला भाग होता है वहां की जो पत्तियां होती है वो सिमट जाती है, और जब स्पर्श हम वापस हटा लेते हैं तो पत्तियां वापस खिल जाती है। इससे हम देखते हैं कि
इस गति को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि रहित गति कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कुछ पादप ऐसे होते हैं, जो उसके उनके भागों को स्पर्श करने पर गति करते हैं। स्पर्श करने पर गति करते हैं, जैसे छुई मुई का पादप। छुई मुई का पादप क्या करता है, स्पर्श करने पर छुई मुई का पादप पत्तियों को स्पर्श करने पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में वैद्युत रसायन संचारित करता है, जिससे इसकी पत्तियां सिमट जाती है तथा स्पर्श हटाने पर वापस खिल जाती है। देखिए, वृद्धि रहित गति में क्या होता है, कुछ पादपों को के जब भागों को हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करते हुए वृद्धि दर्शाते हैं। जैसे कि छुई मुई का पादप, यदि उसकी पत्तियों को हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करते ही उसकी पत्तियां एक वैद्युत रसायन संचारित करती है। उस वैद्युत रसायन के कारण जो पत्तियां हैं वो सिमट जाती है, और जब हम स्पर्श हटा देते हैं तो पत्तियां वापस खिल जाती है। इसके लिए देखिए, आगे हम आपको एक चित्र बताते हैं। देखिए, यहाँ पर इस पादप को जैसे स्पर्श किया तो स्पर्श किए हुए भाग की पत्तियां तो सिमट गई, जबकि जो भाग स्पर्श नहीं कर रखा वे पत्तियां देखिए बिल्कुल खिली हुई पत्तियां हैं। खिली हुई है कि नहीं है, तो जो भाग केवल स्पर्श किया जाता है केवल वही भाग की पत्तियां सिमटती है, ना कि पूरे पादप की पत्तियां। तो जिस भाग को स्पर्श कर रहे हैं वे पत्तियां तो सिमट गई है, जबकि जिस भाग को हम स्पर्श नहीं कर रहे हैं वे उस भाग की पत्तियां खिली हुई है। तो देखिए, ये तो स्पर्श भाग है, जबकि ये बिना स्पर्श भाग है।
बिना स्पर्श भाग है। तो देखिए बिना स्पर्श वाली पत्तियां खिली हुई है, जबकि स्पर्श वाली पत्तियां बिल्कुल सिमट गई है। जब हम स्पर्श हटा देते हैं तो ये पत्तियां वापस खिल जाती है। आज का आपका टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम नियंत्रण और समन्वय का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अर्थात मानव में या पादपों में या फिर जंतुओं में हार्मोन, और हार्मोन कैसे मोचित होते हैं, कैसे स्रावित होते हैं, और उनका क्या कार्य है हमारे शरीर में समन्वय में, उन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना स्नेह और प्रेम हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।